कहते हैं चलता रहूँगा पथ पर, चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या तो अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? कौन सा जैव संसाधन है? तो मत्स्य पालन। देखिए, जैव संसाधन क्या होता है? वे प्राकृतिक संपत्ति जिसमें जीवन पाया जाता है उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। देखिए, केवल मत्स्य पालन की बात करें तो मछली जो होती है उसे भगवान ने बनाया है, ठीक है, और इसमें जान भी होता है। बट लोहा जो होता है इसमें जान नहीं है, तांबे में जान नहीं है, चट्टान में जान नहीं है, इसलिए जैव संसाधन जो होगा वो मत्स्य पालन होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। पर्यावरण में रहने वाले सभी जीव को जैविक संसाधन कहा जाता है। उदाहरण वन, वन्य जीव, पशु, मत्स्य, कृषि, फसलें आदि। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो काली मृदा पाई जाती है महाराष्ट्र में। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। काली मृदा मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। काली मृदा कपास की फसल के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। तो यहाँ ये याद करेंगे कि काली मृदा जो होती है वो कपास की खेती के लिए सबसे अधिक आवश्यक होती है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। लैटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो आंसर है महाराष्ट्र में। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। लैटेराइट मिट्टी तमिलनाडु के पहाड़ी भागों, केरल, कर्नाटक आदि राज्यों में पाई जाती है। महाराष्ट्र के रत्नगिरी जिले में यह विशेष रूप से पाई जाती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं? कैसी मिट्टी? लाल मिट्टी। तो पाई जाती है कहाँ? ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण के प्रायद्वीपी तक पाई जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस, ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है? आंसर बी, अधिक सिंचाई। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य अधिक कारण अधिक सिंचाई है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? ठीक है, तो बताइए ऑप्शन नंबर डी। खनिज संसाधन जो है ये किसी का व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, जबकि भूमि व्यक्तिगत होता है, जबकि बागान होता है, चारागाह होता है, लेकिन खनिज संसाधन व्यक्तिगत नहीं होता है। आगे चलते हैं। व्यक्तिगत इसलिए नहीं होता है कि उस पर सरकार का नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है? ऑप्शन नंबर सी, जल। तो जल के कारण जो पहाड़ की मिट्टियाँ होती हैं वो नीचे गिर जाती हैं और उसे ही मृदा अपरदन के नाम से जानते हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। पर्वतों पर मृदा अपरदन का मुख्य कारण जल है। वर्षा एवं बर्फों के पिघलने से पर्वतों की मिट्टी कटकर बह जाती हैं, अतः इसी के कारण इसे हम मृदा अपरदन कहते हैं। आइए
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो पाई जाती है कहाँ? गुजरात में, और कहाँ? महाराष्ट्र में। बात समझ में आया? देखिए ऑप्शन पे जाएंगे। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, ऐसे राज्यों में काली मिट्टी की अधिकता है, काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी में कपास की खेती, किसकी खेती? कपास की खेती होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। भूमि क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। तो देखिए, भूमि को मानव निर्मित, यानी भूमि मानव निर्मित नहीं है। भूमि सौर ऊर्जा से निर्मित होती है, यह भी नहीं है। अतः ऑप्शन पहला, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। कौन सा है जो मिट्टी का प्रकार नहीं है? तो आप काली मिट्टी के बारे में सुने होंगे कि काली मिट्टी होती है, लेटराइट मिट्टी होती है, पीली मिट्टी होती है, लेकिन सीमेंट मिट्टी आप नहीं सुने होंगे। इसका मतलब यही ऑप्शन सही है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पीली मिट्टी, ये एक प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं, जबकि सीमेंट मुख्यतः कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेट यौगिक का एक मिश्रण होता है। इसका प्रयोग भवन आदि के निर्माण में किया जाता है। आइए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है कहाँ? दक्कन के पठार में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। लाल पीली मिट्टी तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार में विस्तृत है। यह क्षेत्रफल दक्कन के पठार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13, निम्न में से कौन सा अजैविक संसाधन है? तो देखिए, इसमें जीवन पाया जाता है, इसमें भी जीवन पाया जाता है, इसमें भी जीवन पाया जाता है। इसका मतलब ये तीनों जो हैं प्यारे बच्चों, ये जैविक संसाधन है। क्या है? जैविक संसाधन है। लेकिन चट्टान में जीवन नहीं पाया जाता है, ये प्रकृति द्वारा निर्मित है, अतः इसे हम क्या बोलेंगे? अजैविक संसाधन बोलेंगे। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। उपयुक्त विकल्प में से अजैविक संसाधन चट्टान है। अजैविक संसाधन प्राकृतिक भौतिक संसाधन है। उदाहरण के लिए भूमि, जल, ऊर्जा, धातु, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। ये क्या है? अजैविक संसाधन है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है? जैव और अजैव, यही संसाधन होते हैं। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को जैव और अजैव दोनों संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से किस राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? कौन सा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? एमपी में। एमपी मतलब क्या है? मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, निम्न में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? देखेंगे नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी। क्या? वन्य जीव पशु विहार परिसीमन। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन, इसके अंतर्गत समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं होती है। संयुक्त वन प्रबंधन वन संरक्षण की एक नीति है, जिसके अंतर्गत सरकार का एक स्थानीय समुदाय वनों के संरक्षण के लिए प्रयासरत रहते हैं।
चिपको आंदोलन के अंतर्गत वनों के संरक्षण के लिए आंदोलन हुआ था। बीज बचाओ आंदोलन परंपरागत बीजों की विलुप्ति होती प्रजातियों को बचाने के लिए, कृषि को बढ़ाने के लिए, यानी कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ही बीज बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। रीडर पेस्ट का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर बी, मवेशी की बीमारी से। तो रीडर पेस्ट जो है एक प्रकार की बीमारी है, किसमें? मवेशियों में। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। रीडर पेस्ट का संबंध मवेशियों से है। यह एक विषाणु युक्त वायरस संक्रामक रोग है जो जुगाली करने वाले जानवरों को प्रभावित करते हैं। तो जुगाली मतलब जो गाय, भैंस, बकरियां बैठ करके जो अपने मुंह को हमेशा घुमाती रहती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? जुगाली या पगुरी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां। ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष से आरंभ किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, 2014 से। देखिए 20 फरवरी 2014 को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित किया गया? आंसर 33। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार देश के 1/3 यानी 33% भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों में 60%, मैदानी भागों में 20% भाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ये इम्पोर्टेंट है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? फिर से, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये होगा पश्चिम बंगाल में। तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क एक टाइगर रिजर्व एवं जैव मंडलीय रिजर्व भी है। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, यानी वेस्ट बंगाल में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8वां। चिपको आंदोलन की अगर बात करते हैं, चिपको आंदोलन की बात करते हैं, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो है ये वन के संरक्षण के लिए, किसके लिए? वन के संरक्षण के लिए। अब कौन इसका? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है ना, ये याद करेंगे कि सुंदरलाल बहुगुणा जो थे उसको चलाए थे, ये इसी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हौज खास जलीय निकाय स्थित है दिल्ली में। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हौज खास जलाशय दिल्ली का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिकी स्थल है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किया गया था। यह यमुना नदी के सहायक नदी है जो साई नदी पर बनाया गया था। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है तो हल्दिया से इलाहाबाद। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट जो गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली पर स्थित है। यह 1620 किलोमीटर लंबा है। यह जल मार्ग उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों से होकर के गुजरता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो मासिन राम में होती है। देखिए विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिन राम में होती है, जो कि ये कहाँ है? मेघालय। नाम भी आप देखिए मेघालय लिखा है, ठीक है ना, मेघाधन आलय, ठीक है ना। तो जहाँ सबसे ज़्यादा बादल बनते हैं उसी को मेघालय बोलते हैं। तो मेघालय एक ऐसा राज्य है भारत का जहाँ सर्वाधिक मात्रा में बारिश होती है। तो ये है, बांधों को कहा जाता है बहुउद्देशीय परियोजना। तो
आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। सलाल बांध किस नदी पर बना है? किस नदी पर बना है? चिनाब नदी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सलाल बांध जम्मू कश्मीर में बहने वाली चिनाब नदी पर बनाया गया है। यह एक जल विद्युत परियोजना है। अगला प्रश्न देखते हैं। जल मंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? 97.5%। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। पृथ्वी के जल का लगभग 97.5% भाग समुद्र जल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन को हम बोलते हैं बंदरगाह, देश के पूर्वी तट पर है? तो विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम कोई बोलेगा कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में। आइए इसकी व्याख्या देते हैं। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश पूर्वी तट का एक प्रमुख बंदरगाह है। देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है ये कि जल दुर्बलता क्या है? ये जल दुर्बलता क्या है? जल दुर्बलता जल के विशाल भंडार तथा नवीकरणीय गुणों के होते हुए भी यदि जल की न्यूनता का अनुभव किया जाए तो उसे जल दुर्बलता कहते हैं। ये क्वेश्चंस मैं लिखवा रखा हूँ। देखिए एक बार देख लिए। छत से वर्षा जल का संग्रहण मतलब छतों पर वर्षा के जल को इकट्ठा करना। भूमिगत जल संरक्षण यानी भूमि के नीचे जल को संरक्षित करना, जैसे कुएं के बारे में या फिर कहीं ना कहीं ये पाइपलाइन के बारे में। ठीक है, इनसे कहीं ना कहीं हम जल की क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं। अगला बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में आप जानते हैं। ये सब मैं बता दिया हूँ, नहीं तो ये मैं बताता। ये इम्पॉर्टेंट है ये सब, ठीक है ना। ये सब क्या है? इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार फसल है दाल। ठीक है, दाल में ये दाल आ जाएगा, मटर आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो इसमें मटर भी आ जाएगा, इसमें सेम भी आ जाएगा, इसमें मूंगफली भी आ जाएगा। तो ये सब क्या है? ये फलीदार फसलें हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। दाल एक फलीदार फसल है। फलीदार फसलों के उदाहरण मूंगफली, मटर, सेब आदि हैं। अगला प्रश्न है खरीफ की फसल। देखिए कह रहा है खरीफ की फसल के बोए जाने का समय क्या होता है? तो देखिए अगर हम बात करते हैं रबी की फसल की बात करते हैं तो ये गेहूं है। क्या है? गेहूं है। ठीक है, अगर हम खरीफ की फसल की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं क्या है? धान है। क्या है? धान है। तो बताइए धान को कब बोया जाता है? तो जून और जुलाई में बैठाया जाता है। बस में आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। खरीफ फसलों को बोने का समय जून जुलाई है और खरीफ फसलों की जो कटाई है वो सितंबर और अक्टूबर के बीच में काट ली जाती है। तो यहाँ से अगर आपसे पूछेगा खरीफ फसल किसे कहते हैं, तो ऐसी फसलें जो जून जुलाई में तो बोई जाती हैं लेकिन सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं, ऐसी फसलों को हम खरीफ फसल कहते हैं, जैसे धान। बात में है। आगे चलते हैं। श्वेत क्रांति संबंधित है किससे? तो श्वेत क्रांति, श्वेत मतलब सफ़ेद। सफ़ेद क्या होता है? सफ़ेद मत्स्य होती है, सफ़ेद गेहूं होता है। इसका मतलब सफ़ेद क्या है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। आइए थोड़ा सा श्वेत क्रांति के बारे में नज़र डालते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, जो भारत में 1970 से आरंभ हुई थी। विश्व के सबसे बड़े डेयरी विकास कार्यक्रम ऑपरेशन फ्लड का नेतृत्व डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने, ये नाम आप याद रखेंगे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने किया था। इनसे दूध की कमी झेल रहे देश को विश्व में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश बना दिया। आइए कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्यों के बारे में जानते हैं। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति
मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। मूक क्रांति मोटे अनाज से संबंधित है, जबकि रजत क्रांति जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रजत क्रांति अंडे उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए एक नज़र फिर से डाल दीजिए। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, मूक क्रांति मोटे अनाज से उत्पादन और रजत क्रांति जो है वो अंडे के उत्पादन से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि सोपान कृषि की जाती है तो ढाल वाली भूमि पर। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सोपान कृषि पहाड़ी की ढलानों पर की जाती है। यहाँ सीढ़ीदार खेती का निर्माण किया जाता है। इससे मृदा अपरदन की समस्या नहीं होती है। यह चाय जैसे फसलों के लिए अत्यधिक उपयोगी है। इस प्रकार की खेती अधिकतर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे स्थानों में या क्षेत्रों पर की जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो प्राकृतिक वनस्पतियों को हरा सोना के नाम से जानते हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्राकृतिक वनस्पति को हरा सोना के नाम से जाना जाता है। यह प्राणी मात्र के लिए बहुत उपयोगी होता है। अगला प्रश्न खरीफ के बाद आ गया रबी की फसलें। रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है? तो मैंने बता दिया कि रबी मतलब आपको याद रखना है, रबी मतलब याद करना है किसकी फसल? गेहूं की फसल। किसकी फसल? गेहूं की फसल। बस मैं अब सोचिए गेहूं की फसल कब बोई जाती है? तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती है। तो चलिए ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। रबी की फसल बोने का मध्य समय अक्टूबर से दिसंबर है। तो अगर पूछेगा रबी की फसल किसे कहते हैं? ऐसी फसलें जो अक्टूबर और दिसंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं, ऐसी फसलों को हम रबी की फसल कहते हैं, जैसे गेहूँ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद की फसल का उदाहरण है? तो रबी का फसल तो गेहूँ हो गया, धान तो खरीफ का हो गया। बस में जब गेहूँ बोया जाता है तब चना भी बोया जाता है। इसका मतलब ये सब कट गया तो एक ही ऑप्शन बचा तरबूज। तरबूज एक क्या है? जायद की फसल है। क्या है? जायद की फसल है। आगे चलते हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तरबूज हुआ, खरबूज हुआ, ककड़ी हुआ, खीरा हुआ आदि ये जायद की फसलें हैं। बस में अब जायद की फसलें क्या होती हैं? ये मार्च अप्रैल मई जून इन्हीं समयों में ये बोई जाती हैं। बस में है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है? तो होती है कहाँ? पंजाब में। कहाँ? पंजाब। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। मिजोरम, मणिपुर, केरल, पंजाब में से पंजाब राज्य में सबसे अधिक भूमि पर कृषि की जाती है। बस में अगला प्रश्न। कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कपास की खेती के लिए। तो बताइए, आप हमें बताइए, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। कपास की मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है महाराष्ट्र में, ये पाई जाती है गुजरात में। बस में आगे देखिए, कह रहे कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि यानी मिट्टी कौन सी है? तो ये रहा काली मिट्टी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कपास की खेती के लिए मिट्टी सबसे उत्तम मानी जाती है कौन सी? काली मिट्टी। भारत में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन गुजरात राज्य में होता है। कहाँ होता है? गुजरात राज्य में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कर्तन तथा दहन कृषि, झूम कृषि की बात कर रहा है। निम्नलिखित में से
किस राज्य में अपनाई जाती है? झूम की खेती मिजोरम में अपनाई जाती है। और झूम की खेती के बारे में जानते हैं। कुछ जनजातियाँ जो वनों में रहती हैं वो वन को काट करके कहीं न कहीं पूरी तरीके से झाड़ियों को गिरा देते हैं, जला देते हैं, फिर वहीं पर खेती करते हैं। जब कुछ दिन के बाद वहाँ की भूमि जो होती है, वहाँ की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है, तो उस स्थान को छोड़ करके दूसरे जगह पे वो खेती करना उसी प्रकार से स्टार्ट कर देते हैं। इसी को हम झूम की खेती के नाम से जानते हैं। ये खेती असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड आदि राज्यों में की जाती है। चलिए आज ये इसकी हम व्याख्या देखते हैं। कर्तन, दहन, कृषि झूम खेती भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में प्रचलित है, जिसमें असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड आदि राज्यों में शामिल है। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? चाय की खेती के लिए लैटेराइट मिट्टी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। चाय हुआ, कॉफ़ी हुआ, रबड़ हुआ, सिनकोना हुआ आदि को उगाने के लिए रसगुल्ला लैटेराइट मिट्टी की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब सिनकोना की छाल से, इसकी छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12। निम्न में से कौन सा प्रदेश यानी किस प्रदेश में सीढ़ीदार खेती की जाती है? ठीक है, तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। यह भी कहीं न कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में उत्तराखंड, असम, कश्मीर, सिक्किम आदि राज्यों में सीढ़ीदार खेती की जाती है। प्रश्न संख्या 13। निम्न में से कौन सी रेशेदार फसलें हैं? तो रेशेदार फसलें कौन सी हैं? कपास रेशेदार फसल है, जूट रेशेदार फसल है, प्राकृतिक रेशा रेशेदार फसलें हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कपास, जूट, नारियल, रेशम आदि रेशेदार फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सी रोपण फसलें हैं? रोपण फसल है, तो ऑप्शन सी गन्ना। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। जिस फसल को एक बार लगाकर लंबे समय तक उत्पादन किया जाता है, प्रायः इसकी अवधि 1 वर्ष से अधिक की होती है, उसे रोपण फसल कहा जाता है। जैसे गन्ना, कहवा, रबड़, नारियल, केला आदि। बात समझ में आया? देखिए फिर से कह रहा है कि जिस फसल को एक बार लगाकर लंबे समय तक उत्पादन किया जाता है, प्रायः इसकी अवधि 1 वर्ष से अधिक होती है, उसे रोपण फसल कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? रोपण फसल बोलते हैं। रोपण फसल ऐसी फसल होती है जो लंबे समय तक उत्पादन किया जाता है और इसका जो अवधि है ये 1 वर्ष से अधिक होता है। जैसे गेहूँ, जैसे गन्ना, कहवा, रबड़, नारियल, केला आदि ये रोपण फसलें हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित है? मोटा अनाज क्या है? तो ज्वार है। क्या है? ज्वार। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। बाजरा, ज्वार, रागी, सावा, कोदो आदि मुख्य रूप से मोटे अनाज वाली फसलें हैं। तो याद रखेंगे, बाजरा हुआ, ज्वार हुआ, रागी हुआ, सावा हुआ, कोदो हुआ, ये सब मोटे अनाजों के रूप में होते हैं। ठीक है ना? आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 पे निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? रसगुल्ला ये तो आप मुझे बताएंगे रबी की फसल क्या है? तो रबी की फसल क्या है? क्या है? गेहूँ है। चलिए ठीक है। आइए इसकी व्याख्या देते हैं। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ठीक है, बोई जाती है। इसे
कम तापमान की आवश्यकता होती है, लेकिन पकते समय रसगुल्ला खिलती हुई धूप की आवश्यकता होती है। जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों आदि, ये सब क्या हैं? रबी की फसलें हैं। प्रश्न संख्या 17 देखिए। संख्या 17वां देखते हैं, निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? तो आंसर धान एक खरीफ की फसल है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। खरीफ की फसलें धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, जूट आदि ये खरीफ की फसलें हैं। जबकि अगर रबी की फसल आपसे पूछेगा कि रबी की फसल क्या होती हैं? गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों ये रबी की फसलें हैं। किसकी फसलें हैं? रबी की फसलें हैं। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज धात्विक नहीं अधात्विक, ठीक है, खनिज नहीं अधात्विक खनिज है? तो माइका यानी आभ्रक है। तो आभ्रक एक अधात्विक खनिज है। याद रखेंगे, यह एक अधात्विक खनिज है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। लौह अयस्क, तांबा आदि धात्विक खनिज के उदाहरण हैं। ठीक, आगे जबकि आभ्रक की बात कर दिया, कोयला, चूना, पत्थर आदि क्या हैं? अधात्विक खनिज हैं। ऊपर गलत लेकिन नीचे सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, मैंने सुधार दिया। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? तो अभी पढ़ के आए हैं, आभ्रक एक अधात्विक खनिज है। आइए इसकी विश्लेषण देखते हैं। आभ्रक हीरा, चूना पत्थर, जिप्सम, डोलोमाइट, नमक आदि अधात्विक खनिज के उदाहरण हैं। अगले प्रश्न पे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज है? तो ऊर्जा खनिज कौन है? प्राकृतिक गैस। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्राकृतिक गैस ऊर्जा खनिज है। ऊर्जा खनिज के अन्य उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम आदि। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न। निम्न में से कौन सा आधारभूत खनिज है? कौन सा आधारभूत खनिज है? तो लौह अयस्क आधारभूत खनिज है। आइए इसके विश्लेषण देखते हैं। लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है क्योंकि लौह अयस्क से अन्य उद्योगों को कच्चे माल की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से गैर परंपरागत ऊर्जा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गैर परंपरागत ऊर्जा क्या है? तो सौर ऊर्जा जो है ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। तो क्या क्या है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? ये अनवीकरणीय योग्य है। क्यों? क्योंकि लोहा देखिए इसमें जंग लग जाएगा, ये संक्षारित खराब हो जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये सौर ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा तो गैर परंपरागत है, ये नवीकरणीय ऊर्जा है। क्यों? क्योंकि सौर ऊर्जा खत्म होने वाला नहीं है, पवन ऊर्जा खत्म होने वाला नहीं है। दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा है इनमें? चलिए आगे, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। लौह अयस्क अनवीकरणीय संसाधन है क्योंकि सौर ऊर्जा जल विद्युत की तरह इसका पुनः उत्पादन नहीं किया जा सकता है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है? तो देखिए मध्य प्रदेश में यानी एमपी में तांबे का उत्पादन होता है। अगले प्रश्न में आते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में तांबा के मुख्य यानी प्रमुख उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड आदि। कह रहे कि मोनेजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है दोस्त। क्या पाया जाता है?
थोरियम किसमें? मोनोजाइट रेत में, मोनोजाइट रेत में। आइए इसकी विश्लेषण देखते हैं। मोनोजाइट रेत मुख्य रूप से थोरियम खनिज पाया जाता है। सामान्य रूप से इसमें थोरियम, लैंथेनम, यूरेनियम आदि तत्व भी उपलब्ध होते हैं। चलिए क्वेश्चन 9 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक परंपरागत संसाधन है? परंपरागत, ध्यान दीजिएगा, परंपरागत संसाधन है। क्या है? प्राकृतिक गैस। ठीक है, अगर आपको ये काटना होगा तो देखिए, पवन ऊर्जा जैसे है वैसे ही सौर ऊर्जा है, वैसे ही ज्वारीय ऊर्जा है। तो ये तीनों एक ही जैसे हैं। न तो पवन या न तो हवा खत्म होगा कभी, न कभी सौर ऊर्जा खत्म होगा, न तो ज्वारीय ऊर्जा खत्म होगा। तो ये कहीं न कहीं एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जब ये तीनों एक हैं तो बेचारा यही निरहुआ अकेल बच गया है, तो प्राकृतिक गैस सही हो जाएगा। चलिए इस तरीके से एलिमिनेट किया जाता है। जिन संसाधनों का उपयोग से उनका भंडार घट जाता है या घटता है, ऐसे संसाधन को परंपरागत संसाधन भी कहते हैं। कोयला घटेगा, जब इसका उपयोग करेंगे तो घटेगा। पेट्रोल दोस्त घटेगा, बायोमास घटेगा, प्राकृतिक गैस घटेगा। अतः इसे ही जब घटेगा तभी इसे हम कहीं न कहीं क्या बोलेंगे? बताइए, परंपरागत संसाधन बोलेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? तो धात्विक खनिज क्या है? मैग्नीज है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। मैग्नीज एक धात्विक खनिज है। ठीक है, मैग्नीज का निष्कर्षण पाइटेलुसाइट नामक अयस्क से होता है। किस अयस्क के होता है? मैग्नीज का जो निष्कर्षण होता है पाइटोलुसाइट बोलना आप। पाइटे होता है लेकिन पाइटोलुसाइट बोलना, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? बॉक्साइट कौन? तो उड़ीसा में बहुत ज़्यादा बॉक्साइट होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उड़ीसा में। आइए इसकी विश्लेषण देखते हैं। उड़ीसा जो है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। इसके साथ साथ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, अन्य राज्यों में भी बॉक्साइट का उत्पादन होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत ऊर्जा का संसाधन है? क्या बोल रहा है? गैर। क्या बोल रहा है? गैर, अर्थात पवन ऊर्जा। ठीक है ना। फिर कैसे? देखिए, एलिमिनेट कीजिए। खनिज तेल खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। प्राकृतिक गैस खत्म होगा नहीं होगा? होगा। कोयला खत्म होगा नहीं होगा? लेकिन यही पवन ऊर्जा खत्म नहीं होगा। तो ये तीनों एक सेम हो गए। जब भी सेम हो जाएगा, आप नहीं समझ पाइएगा तो ट्रिक मार दीजिएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा ये गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन हैं, क्योंकि प्रकृति से इनका नवीनीकरण होता रहता है, ये फिर से बनते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, या निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? अब देखिए ध्यान से, फिर से नहीं आता सपोज, छोड़ दीजिए। जैसे कोयला है, देखिए पहले कोयला जैसे है, क्या कोयले की तरह कोई है? नहीं। सौर ऊर्जा जो है, देखिए सौर ऊर्जा जो है ये कभी नहीं ख़त्म होगा। चलिए ठीक है, मैंने उड़ा दिया, ये कभी नहीं ख़त्म होगा। ज्वारीय ऊर्जा कभी नहीं ख़त्म होगा, ये भी जैसे ये है वैसे ये है। ऐसे ही पवन ऊर्जा भी है। तो ये तीनों क्या हैं? ये एक है कि नहीं? ये तीनों एक हो गए। तो यही बचा ललुआ, इसका मतलब यही सही हो गया। आगे चलते हैं। कोयला ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, जबकि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि नवीकरणीय स्रोत हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से इस्पात बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? किस खनिज का प्रयोग किया जाता है इस्पात बनाने में? ठीक है, तो मैग्नीज का। चलिए ठीक है, इसके विश्लेषण को देखते हैं। इस्पात बनाने में मुख्य रूप से खनिज का प्रयोग किया जाता है।
1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं। एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? किसकी बात बोला? एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? ऑप्शन नंबर डी। एंथ्रेसाइट जो होता है ये इसमें कार्बन की लेवल सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 80% होती है। बस में हमारे यहाँ इसी कोयले का यूज किया जाता है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। एंथ्रेसाइट कोयले की सबसे अच्छी किस्म को कहा जाता है। आगे, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? हेमेटाइट, तो ये हेमेटाइट का लौह अयस्क। तो हेम से आपको लग रहा है ना, हेमे शब्द जो है आयरन के लिए यूज होता है। हेमेटाइट लौह ऑक्साइड का एक खनिज रूप है। धरती पर सबसे अधिक लोहा हेमेटाइट के रूप में ही मिलता है। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? पुनः चक्रीय क्या है? पवन ऊर्जा। ठीक है, अब देखिए पवन ऊर्जा जो होता है यह पुनः चक्रीय है। क्या है? पुनः चक्रीय है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 की व्याख्या देखते हैं। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा या पुनः चक्रीय संसाधन है, इनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। कोरबा प्रसिद्ध है। कोरबा प्रसिद्ध है किसके लिए? कोयले के लिए। इसकी व्याख्या देखते हैं। कोरबा मुख्य रूप से कोयले के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बाल्को का एल्युमिनियम संयंत्र भी है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। मुंबई हाई प्रसिद्ध है। हाई नहीं, हाई है। क्या है? मुंबई हाई। मुंबई हाई प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान भटक गया। आगे, मुंबई हाई पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए ठीक है, ये रहा आपका ये वाला क्वेश्चन जो है ये सही तरीके से विजुअल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेन आप देख लीजिए। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि ये ऊर्जा संभावी संसाधन माने गए हैं। तो संभावी संसाधन की जब भी आपसे बात पूछेगा तो आप बोलिएगा कि पवन ऊर्जा है और सौर ऊर्जा है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा संभावी संसाधन है। 21 नंबर पे, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ है? पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ है? तमिलनाडु में है। कहाँ है? आइए इसकी व्याख्या देते हैं। भारत के तमिलनाडु राज्य में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र स्थापित है। विशाल केंद्र स्थापित है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुंबई हाई प्रसिद्ध है तेल शोधक कारखाने के लिए। मुंबई हाई तेल शोधक कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। झरिया, झरिया किसके लिए? कोयले के लिए। किसके लिए? कोयले के लिए। मेरा गाना फेंक दहन थरिया बलम गई न झरिया। ठीक है, तो ये है कोयला वहीं मिलता है झरिये में। देखिए इसकी एक्सप्लेन देखते हैं व्याख्या। धनबाद के पास स्थित झरिया भारत के झारखंड राज्य का एक शहर है। यहाँ कोयले की खान के लिए प्रसिद्ध है, जबकि खेतड़ी तांबे के लिए विश्व विख्यात है। ठीक है ना। अगला प्रश्न 24, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है? ठीक है, तो देखिए जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, अब देखिए जीवाश्म ईंधन क्या होता है एक बार देख लीजिए। जीवाश्म ईंधन एक परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, जबकि पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन ऊर्जा ये नवीकरणीय संसाधन है। इनके भंडारण में प्राकृतिक अथवा पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापन होता रहता है। झारखंड में कोडरमा अग्रणी उत्पादक है। किसके लिए? आभ्रक के लिए। झारखंड में कोडरमा आभ्रक के लिए उत्पादन में सबसे अग्रणी है। अगला देखिए लास्ट वाला प्रश्न जो है अग्नि चट्टान में पाया जाने वाला खनिज क्या है? तो अग्नि चट्टान में जो पाया जाने वाला खनिज होता है वो जस्ता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अग्नि चट्टानों में चुंबकीय लोहा, निकिल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना आदि खनिज पाए जाते हैं। तो चलिए अगर आप पूरा
पढ़े हुए हैं, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप इसका जवाब दीजिए। ठीक है, ये बताइए कि मरुस्थल है, मरुस्थल क्या है? जैविक है या अजैविक है? जैविक है या अजैविक है, या ए और बी दोनों संसाधन है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। ये ए रहा, ये बी रहा। प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए। मरुस्थल है, जैविक है या अजैविक है, या दोनों है? 3 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। देखते हैं पहला जवाब किसका है। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, अपना ख्याल रखिएगा।